हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जे के एस बी सिविल इंजीनियरिंग। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्केल की तरह अभी तक हमने स्केल्स पढ़ा है कि स्केल क्या होता है। दो किस्म के स्केल हैं, ग्राफिकल मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है स्केल में, न्यूमेरिकल मेथड भी। ग्राफिकल मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी मैप जो है वो श्रंक हो जाए, जैसे 10-20 साल के बाद, तो अब इस्तेमाल करते हैं। अब उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। प्लान स्केल क्या होता है। वी कैन मेजर 2 डायमेंशन सच एज मीटर और डेसीमीटर। हम जो है प्लान स्केल के ऊपर 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं, तो या मीटर या सेंटीमीटर के। तो इसके आगे इन्होंने बताया है कि लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर प्लॉट 47 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो आपके हमारे जो घर में हमारे पास जो स्केल होता है, सिंपल स्केल जो होता है, ये जो आपके सामने स्केल है भाई, ये ये देखिए, ये लिखा है सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6, ये तो आपको दिख रहा है। अब देखिए इसके बीच में भी तो है, मतलब कि हम इस स्केल पे दो दो किस्म के डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं, एक सेंटीमीटर वाला और एक वाला। उसी तरह से जब हम किसी भी स्केल के ऊपर दो किस्म के डायमेंशन को पढ़ सकते हैं तो हम उसको प्लान स्केल कह सकते हैं। जैसे मीटर डेसीमीटर पढ़ सकते हैं, या सेंटीमीटर मिलीमीटर पढ़ सकते हैं, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, प्लान स्केल। समझ में आया कुछ। अब डायगोनल स्केल में क्या होता है, 3 डायमेंशन को हम पढ़ सकते हैं। अब देखो इस प्लान स्केल के ऊपर आप तो 3 डायमेंशन को नहीं पढ़ सकते हो। अब डायगोनल स्केल में ऐसा नहीं, तो डायगोनल स्केल में ऐसा चीज़ होता है कि आप तीन क्या कह सकते हो कि सच एज यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड्स भी उसके पढ़ सकते हो। बोले तो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हो, या डेसीमीटर 1, सेंटीमीटर 2 और मिलीमीटर 3। इस तरह से 3 डायमेंशन को आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे स्केल को कहते हैं डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल का एक एग्जांपल आपको नीचे दिया गया है। तो मान लो ये एक डायगोनल स्केल है। अब आपको अगर कोई कहता है कि अब कोई आपको कहता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, शो करो 33.3 मीटर को किसके ऊपर, डायगोनल स्केल के ऊपर। तो आप कैसे इसको शो करोगे, आपने पहले इस तरह से बनाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिख दो और इस साइड में 10, फिर इस साइड में 10, 20, 30, 40, 50, मतलब कि ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर है, ये मीटर में है जनाब। ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। अब क्या करो कि इस तरह से इसके 10 हिस्से करो, 10 पार्ट्स करो। कितने पार्ट्स लिखा है मैंने यहाँ पर, 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 10 पार्ट्स करो। यहाँ से भी 10 पार्ट्स करो और यहाँ से भी 10 पार्ट्स करो। दोबारा समझाता हूँ। 0 लिखो, यहाँ से जाओ 50, क्या आप 60 जा सकते हो भाई, 70 जा सकते हो, बट उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस वक्त जो शो करना है स्केल वो 33.3 ही करना है। तो आपको 50 60 70 80 जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा मेजर। इसी 40 से भी हो जाएगा, यहीं तक अगर जाओगे तब भी जाएगा, अगर 30 तक ही जाओगे तब भी मेजर हो जाएगा ये वाला स्केल। ये आपने शो करना है। अब क्या करना है आपने, इस साइड में भी 10 टुकड़ों में 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ऊपर भी 10 डिवाइड्स में और नीचे भी। फिर क्या करना है, इस साइड का यहाँ का फर्स्ट पार्ट इस वाले कॉर्नर के साथ ऐसे ज्वाइन करना है, समझा है। फिर इसका दूसरा पार्ट इस वाले फर्स्ट वाले लाइन के साथ, इसका तीसरा इसके साथ, इसी तरह से ज्वाइन करते जाना है जनाब। अच्छा, हो गया। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मीटर है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट कितना होगा, 1 मीटर। ये जो एक है ना, यहाँ से यहाँ तक इतना, भाई ये 1 मीटर होगा, 1 मीटर। अब आपको कोई कोई बता रहा है कि शो करो 33.3 मीटर, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से 20, यहाँ तक कितना हुआ 30, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना 30। अब यहाँ से यहाँ तक तो आगे 30, तो आपने शो करा करके दिखाया भाई कि यहाँ से यहाँ तक है 30, इतना तो आपने शो करके दे दिया।
अब इसके आगे क्या है, तो यहाँ तक हो गया भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, ऐसे हो गया। अब देखिए अब कितना जाना है, मैं 33 जाना है, तो ये जा गया 31, ये 32, ये 33, तो यहाँ तक हो गया मैं 33। बट ये हो गया 33 मीटर ही अभी तक मैंने शो किया, बट मैंने कहना है 33.3। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी जाऊँगा मैं 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 33 के ऊपर कितने डेसिमल जाऊँगा, ऊपर 3। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो एक्चुअली 33.3 मीटर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको डायगोनल स्केल को मेजर करते हैं। तो डायगोनल स्केल में हमने क्या किया, 3 डायमेंशंस को हमने मेजर करवाया। हम जो इसके आगे है वो वर्नियर स्केल है। आपने ये वर्नियर कैलिपर तो देखा होगा लेबॉर्ट्री के अंदर, चाहे इंजीनियरिंग वाली लेबॉर्ट्री हो या 11th-12th में भी आपने ये देखा होगा। तो इस क्लिप के अंदर हम क्या करते हैं, इस क्लिप के अंदर हम आमतौर पर किसी का भी डाया निकालते हैं, इसके अंदर किसी बॉल शॉल का डाया डालते हैं। ये जो ऊपर है इसको मैन स्केल कहते हैं और जो नीचे है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। अब क्या होता है, वर्नियर यूज टू मेजर द फ्रिक्शन पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द ग्रेजुएटेड स्केल। स्केल का सबसे फ्रैक्शनल पार्ट को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। It consists of small auxiliary scale with slide along the side man scale। कहता है मैन स्केल के साथ में इसका एक वर्नियर स्केल होता है जिसको ऑक्सिलरी स्केल कहते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आई कैन परस्यू विद आउट स्ट्रेन व्हेन टू लाइन ग्रेजुएशन कोइंसाइड। कहता है कि अगर ये एक स्केल है और ये जो नीचे वाला स्केल है, इनकी जो ग्रेजुएशंस हैं, जहाँ पर दो ग्रेजुएशंस आपस में कोइंसाइड करेंगी, आई उस ग्रेजुएशन को जल्दी क्या करता है, कैच कर देता है, परस्यू करता है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। अब होता है सिंगल वर्नियर और डबल वर्नियर। सिंगल वर्नियर में क्या होता है, इफ़ ग्रेजुएशन इज ऑन द वन साइड, तो सिंगल वर्नियर। अगर ग्रेजुएशन जो है दोनों साइड में होगा तो डबल वर्नियर माना जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने ये देता हूँ जनाब। आप देखिए ये वाला जो है मैन स्केल है और ये वर्नियर स्केल, पर नीचे भी देखिए ये वाला मैन स्केल है तो ये वर्नियर स्केल। बट अगर मैन स्केल पे देखा जाए तो 12, 13, 14 एक ही साइड में जा रहा है, बट अगर वर्नियर स्केल में जाए ये भी एक ही साइड में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन इज ऑन द वन साइड। बट अगर हम देखें नीचे वाले में तो क्या हुआ जनाब, इसमें अगर देखा जाए 0, 5, 10 ये इस साइड में जा रहा है वर्नियर स्केल, तो इस साइड में भी तो जा रहा है। फिर अगर नीचे देखी जाए तो 30, 40, 50 ये इस साइड में जा रहा है जनाब, तो 50, 60, 70 ये उस साइड में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ग्रेजुएशन जो है बोथ साइड में जा रहे हैं, इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड, वहाँ पर एक ही साइड, इस साइड और इसी साइड में। तो इसको कहेंगे सिंगल वर्नियर, तो इसको कहेंगे डबल वर्नियर। अब इससे आगे, इसके आगे टाइप्स ऑफ डायरेक्ट वर्नियर के आगे इसके टाइप्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर ये एक वर्नियर है स्केल है और ये जो मैन स्केल है, इस वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है उसको V मानता हूँ और मैन स्केल का जो एक डिवीजन है उसको मैं S मानता हूँ। और जो मैन स्केल का डिवीजन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वर्नियर से। तो मैंने लिख लिया कि वर्नियर V जो डिवीजन है इज शॉर्टर देन द मैन स्केल वाले डिवीजन S से। तो आगे ये भी माना जाता है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड सच दैट इन जो स्केल्स को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है that n-1 division of the man scale equal to the length of the n division of the vernier। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया तो समझा देता हूँ। अगर ये मैन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, मैन स्केल में से जितने भी डिवीजन हैं उनका मान लेते हैं n। हमें पता नहीं 10 है, 20 है, 30 है, 40 डिवीजन है, मान लेते हैं n डिवीजन्स हैं। और वर्नियर में जितने डिवीजन है उसको भी n मानता हूँ।
और कहते हैं इन दो दो डिवीजन को अगर इक्वल हमें करना होगा तो इस वाले डिवीजन को माइनस करना होगा 1, मतलब कि वो मैन स्केल वाले डिवीजन को कर दूंगा -1, तब इसके बराबर आएगा। तो वही कहता था कि n-1 मैन स्केल जो है वर्नियर स्केल के n के बराबर है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करूं मैं या इसकी डेरिवेशन निकालूं तो आप आगे देख लीजिए। अब ये जो है ये वर्नियर स्क्वायर की क्या है, नंबर्स ऑफ डिवीजन है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ एक डिवीजन से तो ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स या टोटल स्केल। उसी तरह से इस साइड वाला टोटल स्केल अगर निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं इसके 9n-1 और एक डिवीजन कितनी है s, तो ये भी आ जाएगा टोटल स्केल, बट किसका टोटल स्केल, मैन स्केल वाला, और ये आएगा टोटल वर्नियर स्केल। अब अगर v को मैं यहीं रखूं तो n को उस साइड में ले जाऊं, बनेगा n-1 अपार n इंटू s। अब यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो पीछे है इसको कहते हैं फाइननेस ऑफ रीडिंग अ लीस्ट काउंट। आपने अभी तक समझा होगा कि लीस्ट काउंट कहते हैं एक स्मॉलेस्ट एक डिवीजन की वैल्यू को ही कहते हैं लीस्ट काउंट, किसी भी स्केल का होता है जो आपको पता है। बट वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट क्या होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जनाब। वर्नियर केस में लीस्ट काउंट को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन और वर्नियर स्केल का भी स्मॉलेस्ट डिवीजन, दोनों का स्मॉलेस्ट डिवीजन का जब डिफरेंस हम निकालें तो उसी को लीस्ट काउंट या फाइनेंस ऑफ रीडिंग कहते हैं, फाइननेस ऑफ रीडिंग। तो इसका मतलब कि लीस्ट काउंट किसके बराबर है, s माइनस वी। s जो है मैन स्केल का डिवीजन है और v जो है वर्नियर का डिवीजन है, एक डिवीजन। अब v किसके बराबर, ऊपर देखो तो v की वैल्यू यहाँ डाल दो। फिर उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रहेगा s अपान n। तो इससे ये पता चलता है कि लीस्ट काउंट जो है वो s अपान n के बराबर है। अगर इसको इन्वर्स में कहूँ तो बोलूँ कि लीस्ट काउंट जो है वो 1 मैन स्केल अपान टोटल नंबर ऑफ द स्केल के बराबर है। तो बोले क्यों, क्योंकि ये जनाब s अपान n होता है टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन जो वर्नियर के अंदर है, s मतलब कि 1 मैन स्केल का डिवीजन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब जो इसके आगे हम पढ़ेंगे वो लीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट के जो मेथड है वो 3 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि यूज़ चैन या टेप को हम मेजर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और हम किसी भी लीनियर डिस्टेंस को मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये तो बिल्कुल इजी वाला जो है सिंपल वाला होता है। बट अगर इनडायरेक्ट मेथड देखा जाए तो हम टेप शेप नहीं ले जाएंगे इनडायरेक्ट में, यहाँ पर हम ऑप्टिकल चीज़ें ले जाएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे भी इसको कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव वाला मेथड का इस्तेमाल करके भी हम लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब लीनियर डिस्टेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव इस्तेमाल करने के लिए EM वेव्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे 3 जो वेव्स हैं वो लाइट वेव है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। और लाइट वेव का एग्जांपल जो है वो कौन सा वाला चीज़ होता है, वो होता है जियोडोमेट्री 510 जो है 25 किलोमीटर तक ये लीनियर मेजरमेंट इस्तेमाल कर सकता है। और रेडियो वेव जो है इसमें आता है रिमोट सेंसिंग या रेडार, ये 95 से 100 किलोमीटर तक ये इस्तेमाल की जा सकता है। माइक्रोवेव्स जो ये ऐसी वेव है ये टेलेरोमीटर में इस्तेमाल की जाती है और टेलेरोमीटर 100 किलोमीटर वाला डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस बोले तो लीनियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अभी तक 3 मैन जो है वो हमने पढ़ लें, इसके आगे जो है वो हम पढ़ेंगे वो पेसोमीटर या पेडोमीटर होते हैं। पेसोमीटर और पेडोमीटर जो है वो काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स से काउंट करते हैं लीनियर डिस्टेंस को। तो लीनियर डिस्टेंस जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो बराबर है नंबर ऑफ स्टेप इनटू एवरेज लेंथ ऑफ 1 स्टेप से।
अब जो ये पर रम्बुलेटर और मेजरिंग व्हील जो है, इससे भी हम मेजर करते हैं। डायरेक्टली मेजर द डिस्टेंस मेजर डायरेक्ट करते हैं। ये ऐसा व्हील होता है, हाथ में पकड़ना होता है और रास्ते में चलाते चलाते ये मेजर करते हैं। अब ये कैसे मेजर करते हैं, तो उसके आगे जो है ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, ये आपने गाड़ी में देखा होगा। और ये कैसे मेजर करते हैं, काउंट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए आपने क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो क्या करना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का सरकमफ्रेंस निकालना होगा पहले। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, अगर आपके पास उसका फॉर्मूला होगा, फार्मूला मीन 2πr। आर की वैल्यू जो है वो रेडियस जो है वो व्हील का ही रेडियस लगाओगे। तो जब सरकमफ्रेंस निकलेगा, उस सरकमफ्रेंस को नंबर ऑफ रोटेशन जो ओडोमीटर या स्पीडोमीटर देगा, तो उससे मल्टीप्लाई करके आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आगे क्या, आगे जो है चैनेज सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज थ्योरेटिकली होना ज़रूरी है। चैनेज सिस्टम में क्या होता है कि चैन सर्विंग स्टैम्प्स जो होते हैं, सबसे पहले जो है ये क्या होता है, इसमें रेनोवेंस सर्वे की जाती है। तो रेनोवेंस सर्वे मैंने आपको पहले भी किया था कि ऐसे सर्वे की जाती है कि इसी एरिया में कौन सी वाली सर्वे करेंगे। फिर मार्किंग एंड फिक्सिंग ऑफ स्टेशन कुछ मार्क किए जाते हैं और फिक्स किए जाते हैं। फिर रनिंग द चैन्स, फिर हम चैन सर्विंग में उन स्टेशनों के बीच में से चैन डाल के उनका डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो क्या कहते हैं, ओनली लीनियर मेजरमेंट इज़ डन, एंगुलर नहीं किया जाता है चैन सिस्टम में। विदाउट हेल्प ऑफ चैन या टेप जो है हम ये कर नहीं सकते हैं। और जो चैन हम इस्तेमाल करते हैं, चैन ज़्यादातर ऑर्डिनरी वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट टेप जो है वो प्रिसाइज वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो ये चैनेज सिस्टम जो होता है, ये प्लान टेबल सर्विंग से ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे के कुछ प्रिंसिपल है। चैनेज इज़ डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ सर्वे लाइन, सर्वे लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हो उसको चैनेज कह सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर एंडुलेशन, एरिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद हम क्या बस पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट फॉर चैनेज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि चैनेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट किया जाता है वो चैन तो की ही जाती है जनाब, क्योंकि डिस्टेंस तो मेजर करना है। टेप भी इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, अरेंजिंग रॉड करते हैं, ऑफसेट रॉड करते हैं, प्लम बॉब करते हैं, वुडन पैग करते हैं, एयर रूम, ये सारी चीज़ें करते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अब आप बताओगे सर कि ये चीज़ क्या होती है, तो मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज़ को समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप चैन को समझने जाओ। चैन क्या होता है, चैन एक गैल्वेनाइज्ड वायर की बनी हुई होती है। गैल्वेनाइज्ड मतलब कि उसके ऊपर हम पेंट करके होता है। अब इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 4 mm होता है, उसकी बनी हुई होती है। बेंड इनटू द लूप्स फॉर्म, बहुत सारे लूप्स बनाए हुए होते हैं और लिंक्स को इकट्ठे करके बनाया हुआ होता है। विद 3 स्मॉल सर्कुलर रिंग्स होते हैं, मतलब कि एक लिंक उसके बाद 3 सर्कुलर रिंग्स होते हैं, फिर लिंक, फिर 3 सर्कुलर रिंग, फिर लिंक, फिर 3 सर्कुलर रिंग, इस तरह से ये बनाया जाता है। और इसके एंड पे जो हो कहते हैं विद ब्रास हैंडल, हैंडल इसका ब्रास हैंडल होता है और उस हैंडल के अंदर जो जॉइंट होता है वो सिविवल जॉइंट होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि गैल्वनाइज्ड वो आयरन गैल्वनाइज्ड एमएस वायर होती है, उसकी बनी होती है, डायमीटर 4 मीटर। उससे पता चलता है कि उसके अंदर जो रिंग्स होते हैं वो 3-3 करके होते हैं। जो हैंडल होता है ब्रास का बना हुआ होता है और सिविवल जॉइंट्स का होता है। ये सिविवल जॉइंट होता क्या है, आपको मैं स्विवेबल जॉइंट बोलूँ तो ऐसा जॉइंट होता है जिसको हम बार बार ट्विस्ट करते रहें हैंडल को, बट चैनेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो ट्विस्ट नहीं होगा। तो स्विवेबल जॉइंट में आपको कब अगर आपने स्विवेबल जॉइंट को समझना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये आपका ब्रास का हैंडल है, तो यहाँ पर स्विवेबल जॉइंट होगा। मान लो इस ब्रास हैंडल को मैं बार बार रोटेट, इस वाले हैंडल को अगर मैं बार बार ऐसे रोटेट करते रहूँ तो यहाँ पर ये रोटेट करता रहेगा, बट इस वाली चैन को, आगे वाली चैन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं स्विवेबल जॉइंट। तो ये एक जॉइंट जो है एस वी
WIVEL सिविल जॉइंट होता है। ये आपने सिविल जॉइंट किस में देखा होगा जी, किस में देखा होगा? मेरे ख्याल में हमारे गर्दन में भी ये जॉइंट होता है। ऐसे रोटेट किसी चीज़ को करते रहो बट अफेक्ट नहीं करता बाकी चीज़ पे। तो जो लेंथ ऑफ द चैन इज मेजर्ड ओटर टू ओटर डिस्टेंस की एक चैन की लेंथ मानी जाती है। ऑल डिस्टेंस बिटवीन लास्ट एंड ऑफ द लिंक। अच्छा, एक ग्रो क्या होता है, कहते हैं जो ये हैंडल होता है इसके अंदर ग्रो डाला जा रहा होता है, ये ग्रो। अब ये ग्रो इसलिए डाला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम कोई मार्किंग पिन डाल सकें। उसके आगे जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो टैलीज और ब्रास लिंक के बारे में। ब्रास टैलीज या टैग्स भी कहते हैं और ब्रास लिंक किसे कहते हैं? कहते हैं ब्रास टैलीज जो होती हैं वो पहले जो 0 पे होगी ऐसी होगी, फिर जो 5 मीटर पे ऐसी होगी और 10 मीटर पे ऐसी होगी। बोले तो ऐसे एक करके होगा 5 मीटर पे, 10 मीटर पे ऐसे 1 2 ऐसे करके हो गई ये 10 मीटर पे ब्रास टैलीज। बट ब्रास लिंक जो है वो सिंपल इस तरह से की होंगी, वो हर 1 मीटर पे होती है। आगे देखिए, इससे ये पता चलता है कि इन 1 मीटर, ये आगे एक पॉइंट आपको 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं। ब्रास लिंक नहीं, लिंक। ये लिंक मैं आपको समझा दूंगा ये क्या होता है। लेंथ ऑफ 1 लिंक इज 20 सेंटीमीटर। 5 अगर होंगे तो 1 मीटर में कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर एक की लेंथ होती है। वो लिंक ऐसे शेप की होती है और आगे से ऐसे, फिर ऐसे शेप की तो आगे से ऐसे, फिर यहाँ पर 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग इस तरह से होती है। तो फिर इस साइड में भी 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग होगी, फिर से एक लिंक होगा ऐसे करके। तो इसको कहते हैं LIN की लिंक और इनको कहते हैं RING रिंग। हमने आपको पहले ही बताया था कि चैनेज के अंदर 3 करके रिंग्स होती हैं, वो यही रिंग्स हैं। अब जो हम आपको चैनेज पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन कौन सी किस्में जो होती है चैनेज की होती है, तो सबसे पहले मीट्रिक चैन्स होती हैं। मीट्रिक चैन के अंदर 20 मीटर और 30 मीटर की होती है। 20 मीटर में क्या कहा जाता है कि एवरी 2 मीटर पे ब्रास टैग या टैलीज को डाला जाता है। बट 30 मीटर में एवरी 5 मीटर के ऊपर ब्रास टैलीज होती है। तो ये जो दिया गया था ये 30 मीटर वाली मीट्रिक चैन के लिए था। आगे नोट, ब्रास रिंग्स आर ओनली प्रेजेंट इन मैट्रिक चैन में ही ब्रास रिंग्स होती हैं। उसके बाद गटर या सरोरी चैन। ये गटर या सरोवर चैन क्या होता है? ओरिजिनली यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट। बोले तो लैंड मेजरमेंट और डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है गटर्स या सरोवर चैन। अब आप सोचोगे कि ये लैंड मेजरमेंट के लिए भी और लीनियर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो डिफरेंस क्या है इनका? डिस्टेंस मेजर मतलब कि लीनियर डिस्टेंस मेजर करना, बट लैंड मेजरमेंट मतलब कि किसी एरिया का डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी गटर चैन इस्तेमाल की जाती है। अब नीचे देख लीजिए आप, लैंड मेजरमेंट डिस्टेंस मेजरमेंट। लैंड मेजरमेंट मतलब घंटाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, एकड़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये एकड़ है ये एरिया मेजर करती है, घंटर जो है ये यूनिट है एरिया का और एकड़ भी एरिया का है। बट अगर डिस्टेंस मेजर की देखा जाए तो फरलंग और माइल्स में डिस्टेंस मेजर करती है। फरलंग जो है ये एक यूनिट है लीनियर डिस्टेंस का, और ये भी मेजरमेंट है, ये यूनिट है लीनियर डिस्टेंस का, ना कि एरिया का। अब आपको अगर कोई बताएगा कि जो घंटर चैन होती है भाई होती कैसे है हमें बताओ, तो पर इतना तो पता चल गया कि ये एरिया में मेजर करती है, लीनियर डिस्टेंस में मेजर करती है, बट होती तो होती कैसी है जनाब? जनाब माना जाता है कि ये जो होती है 66 फीट लॉन्ग होती है। जो ऊपर ऐसा है ये फीट है, 66 फीट लॉन्ग होती है। बोले तो 67 फीट लॉन्ग होती है, और इसके अंदर जो लिंक होते हैं वो 100 लिंक्स होते हैं। और माना जाता है कि एक लिंक जो होता है वो डिवाइड बाई 100 करो तो बोले 66 फीट को डिवाइड बाई 100 करो तो 0.66 फीट इज एक लिंक 0.66 फीट होती है। बोले तो पूरा 1 फीट नहीं, फीट से थोड़ी कम। अगर इंचेस में देखा जाए तो 7.92 इंच होता है
एक लिंक, और एक लिंक 0.66 फीट का। ये आपको घंटर चैन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी था। कोई आपको अगर बोले कि 1 एकड़ कितना होता है, ये 1 एकड़ जो है ये कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि घंटर चैन का स्क्वायर करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ, तो 1 एकड़ बन जाएगा। समझ में आया कुछ? घंटर चैन जो है वो 66 फीट होती है। अगर 66 फीट का स्क्वायर करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ, जितना भी वो बनेगा उतना 1 एकड़ होता है। तो ये यूनिट अब किसका बना? ये एरिया का यूनिट बना। बट अब जो नीचे दिया गया है ये एरिया का नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है। अगर कोई बताएगा आपको कि एक फर्लंग कितना होता है, तो आप बता देना कि एक गैटर चैन को अगर मल्टीप्लाई 10 के साथ करूं तो एक फर्लंग बना, अगर स्क्वायर करूं फिर मल्टीप्लाई करूं 10 के साथ तो 1 एकड़, मगर अगर सीधे मल्टीप्लाई करूं 10 के साथ तो बन जाएगा एक फर्लंग। इससे ये पता चलता है कि 67 होता है। एक गटर चैन 67 फीट की होती है, तो 67 मल्टीप्लाई 10 हो गया 660 फीट। बोले तो 660 फीट। ये तो सिंपल सी बात है जनाब। बट आपने फर्लंग का नाम तो सुना होगा, तो समझ लिया, बट माइल का भी कभी आपने पता होगा ये माइल कितना होता है। कहते हैं कि 80 घंटर चैन्स 1 माइल के बराबर होता है। तो बोले तो 80 मल्टीप्लाई 66 फीट करूं तो वो जितना फीट आएगा वो इतना 1 माइल होता है। 1 माइल जो है अगर मीटर में देखा जाए तो 1609 मीटर होता है, 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर किलोमीटर बोले तो 1.609 किलोमीटर। तो आप याद रखना कि 1 माइल जो होता है, जो 1 माइल लेंथ होती है, जब कभी रोड पे आप देखते हो कि लिखा हुआ होता है 1 माइल हो गया, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 1600 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। भाई कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा। अभी तक आपने मैंने घंटा तो बताया था, बट कित 1 एकड़ तो आपने समझ लिया कि अगर आप एक घंटर चैन का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो बन जाएगा 1 एकड़। बट क्या कितने 1 एकड़ कितने घंटाज होते हैं? तो 40 घंटाज के बराबर होता है। तो 40 घंटाज जो है वो कितने होते हैं? 33 फीट का स्क्वायर करूं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है 40 घंटाज, 1 घंटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक तो समझ गए हों। आपने अभी तक मीट्रिक चैन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद आपने अभी तक घंटा सरोवर चैन के बारे में पढ़ा है, पर इंजीनियरिंग चैन के बारे में नहीं। तो इंजीनियरिंग चैन जो होती है वो 100 फीट लॉन्ग होती है और 100 लिंक्स होते हैं। एट एवरी 10 लिंक ब्रास टैग्स आर फास्टेड। मतलब हर 10 लिंक के बाद ब्रास का एक टैग लगा हुआ होता है। समझ में आया कुछ? 100 फीट लॉन्ग, 100 लिंक, और हर 10 लिंक के बाद एक ब्रास का टैग लगा हुआ होता है। रेवेन्यू चैन ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कैडेस्ट्रियल सर्वे होती है उसमें रेवेन्यू चैन इस्तेमाल की जाती है, पटवारी इस्तेमाल करते हैं, और 33 फीट लॉन्ग होती है। और मैंने कहा था इसके लिंक जो होते हैं वो तकरीबन उसके हाफ होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक लिंक की लेंथ जो होती है वो फीट में कितनी होती है? 21/16 फीट ईच लॉन्ग। एक लिंक की इतनी लेंथ होती है। बाउंड्रीज़ की देखो, कैडेस्ट्रियल सर्वे की बाउंड्रीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर स्टील बैंड या बैंड चैन कैसा होता है? ये बोले तो एक चैन होती है लेंथ वाली, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ ब्लू स्टील। आप अगर स्टील बैंड को समझना चाहते हो या बैंड चैन को समझना चाहते हो तो आपको पता है कि आपने मिस्त्रियों के पास एक चैन तो देखी होगी, एक क्लॉथ की होती है बट एक स्टील की होती है जो ऑटोमेटिकली फिर बंद भी हो जाती है, खड़खड़ 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 करके बंद हो जाती है। बस वही है स्टील बैंड, जो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाती है। पहले खोलो, वो मेजर करता है किसी भी डिस्टेंस को, फिर जैसे छोटे वो खुद ही बंद हो जाती है, स्टील की बनी हुई होती है।
उसकी विड्थ जो होती है वो 12 से 16 के बीच में होती है। बोले तो यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही होता है, ज़्यादा उतना नहीं होता। 12 कितना होगा, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा या 1.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। थिकनेस जो होती है 0.3 से 0.6 पॉइंट इसकी थिकनेस होती है। एक टीन का फट्टा जो है वो 0.3 से 0.4 का कितना थिकनेस होता है, उस पॉइंट उतना उसकी थिकनेस होती है। और इसकी लेंथ 20 मीटर से 20 मीटर या 30 मीटर की लेंथ आती है। 10 मीटर की भी तो मैं 10 मीटर की जो है वो आपने आमतौर पर मिस्त्री के पास देखा होगा, बट वैसी ही टाइप की होती है। बट मिस्त्री के पास जो होती है उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है, इसके ऊपर कवर नहीं लगा हुआ, ये ऑटोमेटिकली खुद बंद नहीं होती है, थोड़ा सा बैंड करना पड़ता है खुद ब खुद। उसके बाद आप टेस्टिंग ऑफ चैन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। कहते हैं टेस्टिंग चैन टाइम टू टाइम टेस्टिंग की जाती है एट 20 डिग्री ऑफ 8 kg पुल उसमें लगाया जाता है, और 20 kg या 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए तब उसकी टेस्टिंग की जाती है। इन सर्वे लैब में क्या होता है कि परमानेंट टेस्टिंग गाज रखा हुआ होता है। अब ये टेस्टिंग गाज कैसा होता है, मान लो ये एक ड्रेस्ड पत्थर है, ये दूसरा ड्रेस्ड पत्थर है, ये तीसरा ड्रेस्ड पत्थर है। बोले तो DRESSED ड्रेस्ड स्टोन, एक पत्थर ड्रेस्ड मतलब बिल्कुल चिनाई करके मस्त वाला। तो आगे क्या किया जाता है, इस ड्रेस्ड स्टोन के सेंटर से इस ड्रेस्ड स्टोन के सेंटर से इस ड्रेस्ड स्टोन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है वो 10 मीटर का 10 मीटर का 10 मीटर का होता है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर चैन को लाया जाता है और इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक अगर 20 मीटर वाली होगी तो यहाँ तक, अगर 30 मीटर की होगी यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ तक, और चेक करते हैं कि इसकी लेंथ ठीक है या इसकी लेंथ बढ़ गई है या कम हुई है। टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट क्या होता है कि अगर इतनी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम टॉलरेट कर लेते, कहते हैं यार भाई ठीक है। कहता है कि 20 मीटर में जो होता है ±5 की अगर थोड़ा बहुत होगा ऊपर और नीचे तो हम मान लेते हैं यार चलेगा, यार ये वाली चेन चलेगी, उसमें उतना डिफरेंस नहीं है, इतना होता रहता है। बट अगर 30 अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर भाई उसको ठीक करना होगा। अगर 30 मीटर चैन में बोला जाता है तो कि उसमें टॉलरेंस लिमिट जो है ±8 का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कुछ भी तो पूछ सकता है जनाब, कुछ भी, एनीथिंग कैन आस्क एनीथिंग। उसके बाद क्या बताया गया है, इफ़ चैन इज फाउंड लॉन्ग, अगर यही चैन जो है लॉन्ग पाई गई तो क्या करेगा, तो ये करेंगे कि क्लोज द ओपन ब्रास रिंग्स जो है वो कहीं पर थोड़ी बहुत खुल गई है इसीलिए लेंथ उसकी बढ़ गई है, अब उनको थोड़ा बहुत क्लोज करेंगे ब्रास रिंग्स को, जो ब्रास रिंग को, तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। बट अगर वो शॉर्ट पाई गई तो तब क्या है, इसका मतलब कि ब्रास रिंग के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो थोड़ा बेंड हो गए, उस बेंड उनको थोड़ा सीधा करके वो ठीक हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बस शेयर करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।